बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम बेंच ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का जो मामला है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में क्या ये ताहजात नाअहली होगी या फिर इलेक्शन एक्ट के तहत ये नाअहली ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक हो सकती है। इस अबहाम को दूर करने के लिए उन्होंने जो मामला है वो लार्जर बेंच को रेफर कर दिया, लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की है। और मामला जो है बेंच बनाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है 3 रुकनी बेंच बनाने वाली, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कायम है, उसको भेज दिया है। अच्छा, अब इस केस से 62(1)(f) के तहत जो सियासतदान नाअहल हैं, जिनमें मियां नवाज शरीफ भी शामिल हैं और जहांगीर तरीन भी शामिल हैं, उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस केस की जो अगली समाअत है उसके लिए तारीख मुकर्रर की गई है वो 24 जनवरी है और 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन हो रहे हैं। तो इससे उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। और फिर एजाज अल एहसन साहब ने जो बेंचों की तश्कील है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने उस पर एतराज़ात उठा दिए हैं और एक ख़त लिख दी है रजिस्ट्रार को। उनके दिल में इतना दर्द क्यों जागा है कि जनाब सीनियर जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाए जाने चाहिए, सीनियरिटी को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। असल वजह क्या है, उन्होंने ये खत लिखा क्यों है? और फिर इमरान खान और बुशरा बेगम ने जो इद्दत के दौरान मुबैना तौर पे निकाह किया था और ख़ावर मानिका साहब ने इस हवाले से उनके खिलाफ इस्तगासा दायर कर रखा है, तो वो जो इस्तगासे का केस है वो नया रुख इख्तियार कर गया है। मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है। बात कहाँ से चली थी और कहाँ तक जा पहुँची है। और उसमें नए गवाह जो हैं, एनी शाहदीन, वो भी सामने आ सकते हैं। एक खातून भी एनी शाहद के तौर पे सामने आने वाली हैं। मेरा ख्याल यहीं से इमरान खान से ही शुरू कर लेते हैं। आपको याद होगा जी, कारी हनीफ साहब ने सबसे पहले इस्तगासा फाइल किया था इस्लामाबाद में, और कुदरतुल्लाह साहब जो अब इस केस को सुन रहे हैं वही इस केस की समाअत कर रहे थे। तो उन्होंने भी यही कहा था कि जनाब ये निकाह जो है इद्दत के दौरान हुआ है। कारी हनीफ साहब ने तकनीकी बुनियादों पर अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी और उसके बाद ख़ावर मानिका साहब खुद मैदान में आ गए और उन्होंने इस्तगासा फाइल कर दिया इमरान खान के खिलाफ और बुशरा बेगम के खिलाफ। और उन्होंने जो तलाकनामा है वो भी अदालत में पेश कर दिया, और जो 1 जनवरी 2018 का निकाह हुआ था और इद्दत के दौरान हुआ था, इद्दत की मुद्दत पूरी नहीं हुई थी, वो भी अदालत में पेश कर दिया था। अच्छा, बज़ाहिर ये केस ऐसा था कि ये 496 का केस था कि जनाब गैर कानूनी तौर पे कोई शादी हो जो अनलॉफुल हो और उसके लिए कोई तकरीब मुनक्कद कर ली जाए, तो वो 496 बी के तहत काबिल ताज़ीर है। सज़ा होती है 7 साल तक सज़ा हो सकती है उसमें। ये पहले पहल ऐसा लग रहा था कि ये मामला ऐसा है, लेकिन अब ये मामला और गंभीर हो गया है। और गंभीर ऐसे हो गए, जो लतीफ़ थे, इनके जो मुलाज़िम थे ख़ावर मानिका के, और ख़ावर मानिका जो अपना बयान है कि जनाब इन दोनों के, बुशरा बेगम और इमरान खान के निकाह से पहले, शादी से पहले, एक तो इद्दत के दौरान निकाह किया, वो गैर कानूनी मामला हो गया। और दूसरा ये कि इन दोनों ने, बुशरा बेगम और इमरान खान ने, शादी से पहले ही, निकाह से पहले ही आपस में नाजायज़ मुरासम जो हैं वो कायम कर रखे थे। और इस हवाले से जो लतीफ़ है, इनका मुलाज़िम ख़ावर मानिका, उनकी गवाही हो चुकी हुई है। वो इद्दत के दौरान निकाह के हवाले से तो 2 गवाहियाँ होगी ना, एक ओन चौधरी की होगी और एक मुफ्ती सईद की होगी, जिन्होंने, मुफ्ती सईद ने निकाह पढ़ाया था और ओन चौधरी निकाह के गवाह थे, और उन्होंने कहा जनाब इद्दत के दौरान निकाह हुआ। यहाँ तक तो बात वो होगी 496 वाली जो बात है, बी वाली। अब जो लतीफ़ की गवाही है और ख़ावर मानिका की गवाही है, उन्होंने ये कहा कि जनाब इनका शादी से पहले आपस में कोई नाजायज़ मुरासम थे, और उनका जो मैंने कई दफ़ा देखा है इनको, जो मुलाज़िम थे लतीफ़ साहब, वो ये कहते हैं जनाब मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा कई मरतबा, और फिर जो मुझे गालियाँ शालियाँ देते थे, निकाल देते थे कमरे से। मैंने मानिका साहब को बताया। एक एनी शाहद इस केस में पेश हो चुका हुआ है। अब
इस केस को बाकायदा आप कह लें समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। वो मैंने आपको बताया था क्या इस्तगासे का क्या प्रोसीजर होता है, पहले गवाहियाँ होती हैं और फिर उसके बाद जज साहब अगर समझते हैं कि ये शहादतें इस काबिल हैं कि इनकी बुनियाद पे केस का फैसला किया जा सकता है, सज़ा सुनाई जा सकती है, तो फिर इस्तगासे पे बाकायदा कार्रवाई शुरू होती है। अब इसमें मसला ये हुआ कि जो कुदरतुल्लाह साहब जज हैं, उनके सामने एक तो वो इद्दत के दौरान निकाह वाला मामला था और दूसरा जो गंभीर मामला है कि दोनों के दरमियान कुछ मुरासम थे। तो इस हवाले से जो हमारा कानून है, हदूद लाज के तहत तो 4 गवाह लाने होते हैं ना, जो हमारा ताज़ीरी कानून है, ताज़ीरात पाकिस्तान, उसके तहत भी 2 गवाह जो हैं किसी भी मामले के, वो होना ज़रूरी है। और मानिका साहब इसमें मुद्दई हैं, तो वो कहते हैं कि मानिका साहब तो ऐनी शहाद नहीं है, वो तो जो लतीफ़ ने बताया उसकी बुनियाद पे बात कर रहे हैं। यानी मामला अब दूसरी तरफ चला गया। समझ रहे हैं ना आप किस तरफ? संगीन जुर्म की तरफ चला गया यार। अगर ये हदूद लाज के तहत सजा दी जाए इस मामले में, तो फिर तो संसारी का मामला बनता है, जो हदूद लाज की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये तज़ीर में लेके गए, उसमें बड़ी संगीन सजा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब एक गवाह तो हो गया माने का खुद सुनी सुनाई बात वाला, और दूसरा ऐनी शहाद एक है, तो दूसरा गवाह कहाँ से लाएंगे? 2 गवाह होना ज़रूरी हैं। तो अब ये पता चला है कि ये उन्होंने अदालत में बताया है कि जनाब खावर मानिका साहब की एक घरेलू मुलाजमा जो हैं, उस घर में जो काम करने वाली खातून है, वो भी इन सारे मामलात की ऐनी शहाद है। और उसके बाद जज साहब ने इस पे कार्रवाई शुरू कर दी, कह दिया है, करार दे दिया कि जनाब ये जो इस्तगासा है ये काबिल समाअत है। और अगर काबिल समाअत है तो इसका मतलब है कि ऐसी जो अब तक की शहादतें हैं उनकी बुनियाद पे इन दोनों को, ये शहादतें ऐसी हैं कि इनकी बुनियाद पे सज़ा हो सकती है अगर ये शहादतें सच्ची हैं। तो अब उन्होंने ये कहा है कि जो घरेलू मुलाजमा थी वो भी गवाह के तौर पे ट्रायल के दौरान पेश की जा सकती हैं। अगर उस खातून ने लतीफ़ के बयान की तायद कर दी तो फिर 2 गवाहियाँ तो हो गई। इद्दत वाला मामला अपनी जगह जुर्म है, वो तो दस्तावेज़ात से साबित है, उसमें तो 7 साल वाली सज़ा है। लेकिन जो दूसरा मसला है, जो ना हमारा मज़हब जिसे कबूल करता है और ना माशरात, ये माशरती जुर्म भी है और शरई लिहाज से भी बहुत बड़ा जुर्म है। अब वो कहते हैं हम खातून को लाएंगे और जज साहब कहते हैं बिल्कुल जनाब हम अब इस केस को सुनेंगे। और फिर उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं बुशरा बेगम को और इमरान खान को, और बुशरा बेगम को कहा है कि जनाब वो खुद पेश हों 14 दिसंबर को, और जो इमरान खान की हाज़िरी है वो जो वीडियो लिंक के ज़रिए या इस तरह जो भी तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे उसके ज़रिए जेल से उनकी हाज़िरी होगी। और अब अगर ऐसी गवाहियाँ आ जाती हैं जैसा कि वो कह रहे हैं कि वो खातून की गवाही भी आएगी, और फिर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब जो बुशरा बेगम के बेटे हैं 2 साहबजादे, वो भी शायद अपनी अम्मा के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं या तैयार हो रहे हैं या गवाही देने के लिए वो मैदान में आ सकते हैं। तो लेकिन बहरहाल मुझे कन्फर्म नहीं है कि उनके जो बच्चे हैं वो आएंगे या नहीं। लेकिन जो मुलाजमा है मानिका की, और जैसा कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट में ये कह दिया है कि वो आएंगी, तो वो मुझे लगता है कि 2 गवाहियाँ वो पूरी कर लेंगे जो नजायज़ मुरासम वाला मामला है। बाकी गवाहियाँ तो हैं उनके पास, तो फिर इन दोनों का बचना जो है इस केस में वो मुझे मज़ीद मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब जनाब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब वाला मामला, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब और अतर मुनिल्लाह साहब ने एक मुकदमे में, ये मीर बादशाह कैसरानी वाला केस है, उन्हें 2007 में जाली डिग्री की बुनियाद पे 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दे दिया गया था, और फिर 2018 में उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई थी। और मामला ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया हुआ है कि जनाब 62(1)(f) के तहत जो नाअहली होती है वो तो ताहयात नाअहली होती है, तो वहाँ ये ऑब्जर्वेशन दी चीफ जस्टिस ने, बल्कि पूछा उन्होंने कि जनाब ये जो आप कह रहे हैं 62(1)(f) ये तो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह है, ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई कानून भी आ गया है। तो फिर अदालत को ये बताया गया कि जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम कर दी गई है और
सेक्शन 332 में ये वाज़ेह कर दिया गया है कि आइन के उन आर्टिकल में यहाँ मुद्दत का तयन नहीं है कि कोई बंदा कितनी देर के लिए नाअहल होगा, तो उससे मुराद 5 साल नाअहली होगी। और जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिक्लेयर कर चुकी हुई है, फैसला दे चुकी हुई है, 5 रुकनी बेंच साकिब निसार की सरबराही में जो था, उसमें मैं एक बात बता दूं कि नवाज शरीफ फरीक नहीं थे। बहरहाल उसमें ये कहा था जनाब इससे मुराद ताहजात नाअहली है। तो उन्होंने कहा कानून भी आ गया, कानून उन्होंने बता दिया कि जनाब 332 जो है उसके तहत 5 साल के लिए नाअहली होगी। तो इस पे जो अतर मनीला साहब है बेंच के रुकन, उन्होंने कहा कि जनाब फिर जो अदालती फैसला है वो तो गैर मौसर हो गया हुआ है। अब तो 5 साल वाली बात जो है, जो कानून है वही चलेगा, वही गालिब होगा, वही फायक होगा। उनके कहने का मतलब ये था। तो इस पे जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने ये कहा कि यार ये जो है ना, जो रिटर्निंग अफसर होगा जब उसके पास कागजात नामजदगी वाला मामला जाएगा, तो फिर वो तो ज़ाहिर है अबहाम का शिकार हो जाएगा, मकसूदे का शिकार हो जाएगा कि जनाब मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानूं या कानून को मानूं। अतर मिल्लर साहब ने ये क्लियर किया कि कानून को माना जाएगा, जो अदालती फैसला है ताहजात नाअहली वाला उसको नहीं माना जाएगा, ये उन्होंने वाज़ेह किया। लेकिन चीफ साहब ने कहा कि ये एक अबहाम है और इस अबहाम को दूर किया जाना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि ये मामला जो है ये हम लार्जर बेंच को भेज देते हैं, और फिर जो कमेटी है 3 रुकनी, जिसमें वो खुद सरबराह हैं उस कमेटी के, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब और सरदार तारक मसूद साहब और एजाज अली हसन साहब, वो अब बड़ा बेंच बना है। पहले वो 5 रुकनी बेंच ने फैसला किया हुआ है, और मुझे ये लगता है कि शायद ये 7 रुकनी बेंच बन जाए। 5 रुकनी बेंच भी फैसला कर सकता है, ऐसी बात नहीं है ये। और अगर इस मामले का हतमी फैसला करना है, अपीलों शपीलों से भी जान छुड़वानी है, तो फिर इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि फुल कोर्ट बना दी जाए। अब इसमें मसला ये हो गया है कि 24 जनवरी की जो तारीख है वो इसमें मुकर्रर की गई है। अटार्नी जनरल जो हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और तमाम सूबाई हुकूमतों के एडवोकेट जनरल जो हैं उनको भी अदालती मावनत के लिए तलब कर लिया गया है। तो 24 तारीख को अगर ये केस लगता है तो 1-2 पेशियाँ तो पड़ेंगी इसमें, और फिर 8 फरवरी को इलेक्शन है। तो इसका नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा बज़ाहिर अगर देखा जाए, बज़ाहिर देखें तो फ़र्ज़ करें नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी दाखिल होते हैं, और जो दूसरा फरीक है वो एतराज़ कर देता है कि जनाब ये तो आप तो नाअहल हैं, ताहजात नाअहल 62(1)(f) के तहत। अगरचे मैंने अर्ज़ किया कि वो उस मुकदमे में फरीक नहीं थे, ये नवाज शरीफ साहब जो ताहजात नाअहली वाला मामला इनको नोटिस हुए थे, और आज़मदीन तारड़ इनकी तरफ से पेश हुए थे। उन्होंने कहा जनाब अगर मैं इसमें फरीक नहीं बनना चाहता, अगर मैं फरीक बनता तो सबसे पहले बेंच में बैठे हुए 2 अरकान पर मैं एतराज़ करता। वो जो पनामा केस में बैठे हुए जज थे वो उसमें भी बिठा लिए थे ना साथ उन्होंने, तो क्योंकि वो अपना दिन पहले दे चुके हुए थे। बहरहाल वो उसमें फरीक नहीं थे, लेकिन फैसला जो है वो तमाम लोगों पे उसका इतलाक होता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो वो कह सकते हैं जनाब ये ताहजात नाअहल है, और नवाज शरीफ कह सकता है जनाब इलेक्शन एक्ट के तहत जो मैं तो 5 साल बाद अहल हो गया हूँ, तो 5 साल की नाअहली थी, उससे ज़्यादा नाअहली हो ही नहीं सकती। फिर आरओ क्या करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, कागजात मंजूर करेगा या मुस्तरद करेगा? वो कहेंगे जनाब अभी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, अभी फैसला नहीं हुआ, तो इसलिए आप जो है वो कागजात मुस्तरद करें। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब मामला पेंडिंग हो तो फिर रिलीफ दिया जाता है, मुतासरा शख्स को रिलीफ मिलता है उससे। जनाब अभी ये फैसला नहीं हुआ कि ताहजात नाअहली से मुराद 62(1)(f) के तहत ताहजात नाअहली है, ये 5 साल की नाअहली है, इसलिए मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी जाए। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा देखा जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये ताहजात नाअहल है तो मेरे कागजात मुस्तरद हो जाएंगे, मेरी सीट खाली होगी, इलेक्शन नहीं लड़ सकूंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 5 साल के लिए नाअहली है तो फिर तो मेरे कागजात मंजूर हो ही गए हैं, पक्का है। यानी जो जिससे रिलीफ मिल रहा हो, फ़ायदा हो रहा हो मुतलका शख्स को, वो हुक्म जारी किया जाता है। तो अगर इसका फैसला नहीं भी होता इस केस का 8 फरवरी तक, तब भी इसका फ़ायदा जो है उन लोगों को होगा जिन्हें 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जा चुका है, यानी उनके कागजात मंजूर हो जाएंगे। ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है
कानून के हवाले से जो मैं समझता हूँ वो ये है। और फिर उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं। अगर ये दोनों जजेस फैसला, और फिर अभी तहरीरी फैसला आया नहीं, हो सकता उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस आ जाएं, और उन्होंने दोनों जजेस ने, अतर मुनील्ला साहब और काजी फायज ईसा साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उन्होंने मतलब मुनील्ला साहब ने कहा जी अब 62(1)(f की जो तशरीह की हुई है वो तो गैर मौसर हो गई है। और काजी साहब ने भी ये कहा कि जनाब ताहयात नहली जो है वो क्या होती है। जो 63 है नाअहली से मुतल्लक, वो तो ये कहता है कि जनाब अगर किसी को 3 साल तक सजा हो जाए तो 5 साल के नाअहल होगा। और फिर ये भी वो कहता है जो मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ करता है, अदलिया के खिलाफ, फौज को बदनाम करता है, मुल्क के इस्तेहकाम के खिलाफ काम करता है, वो भी अगर उसको सजा हो जाती है तो वो भी उसकी नाअहली 5 साल के लिए सजा पूरी करनी। और फिर वो कहते हैं कि कत्ल का कोई मुजरिम है और संगीन गद्दारी का जो कानून है उसके तहत भी अगर किसी को सजा हो जाती है, उम्र कैद हो जाती है, तो फिर वो भी सजा भुगतने के बाद 5 साल बाद अहल हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ये झूठ बोलने वाला जो मामला है। दूसरा सादक और अमीन तो हमने अपने तरफ से वो अल्फाज पता नहीं हमने कहाँ से ले लिए, वहाँ तो सादक और अमीन का लफ्ज़ ही नहीं है 62(1)(f में। वहाँ तो ये है कि वो फासिक ना हो, झूठ ना बोलता और बेईमान ना हो, बेईमान ना हो और झूठा ना हो। उसके उल्टा हमने सादक और अमीन कर लिया। और वो कहते हैं कि सादक और अमीन जो है वो तो दुनिया में एक ही ज़ात है, और बात भी ठीक है उनकी। और फिर उन्होंने एक मिसाल भी दी दिलचस्प। उन्होंने पूछा उससे वकील से, जनाब आपकी शादी हो गई है? तो वो थोड़े से शर्मा गए। उन्होंने कहा जनाब आपकी लव मैरिज है? तो उन्होंने कहा नहीं अरेंज मैरिज है। उन्होंने कहा यार शादी के वक्त जब माँ बाप देखते हैं लड़के को तो उसमें देखते हैं कि जनाब ये सच्चा है, नमाजी है, परहेजी है। उसके बाद वो जो खूबियाँ हैं वो बरकरार नहीं रहती, वो उन बातों पे कायम नहीं रहता। तो निकाह जो है वो क्या, शादी जो है वो टूट जाएगी। उन्होंने ये कहा। मैं उनका सिर्फ समझाने के लिए मैं ये मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, मीर बादशाह कसरानी वाले इस केस में जो ऑब्जर्वेशन दी हैं काजी फायज ईसा साहब और अतर मुनील्ला साहब ने, उससे मुझे ये लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह है 62(1)(f की ताहयात नहली वाली, वो ख़त्म हो जाएगी और जो कानून है वो बरकरार रहेगा। और जो 62(1)(f के तहत ताहयात नहली भुगत रहे हैं सियासतदान, वो ताहयात नहली जो है वो मेरे ख्याल में तो ख़त्म हो गई हुई है। अतर मुनील्ला साहब के ख्याल में भी ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी अब हाम दूर करने के लिए ज़रूरी था कि एक बड़ा बेंच बैठे और बैठ के इस पे फैसला कर दे। अच्छा, अब आते हैं जस्टिस एजाज अल हसन साहब ने जो ख़त लिखा है रजिस्ट्रार साहब को। वो ये कहते हैं कि जनाब 7 दिसंबर को मीटिंग थी कमेटी की, यानी काजी फायज ईसा, सरदार तारक मसूद और मैं। ये वो कहते हैं जनाब मैंने बार बार कहा कि जनाब एजेंडा भिजवाएं, एजेंडा भिजवाएं। तो 4 बजे से 1.5 घंटा पहले मुझे एजेंडा भिजवाया गया। 1.5 घंटा थोड़ा होंदा, यानी 2:30 बजे तो उन्होंने भिजवा दिता कि जनाब 4 बजे इन्हें मौजूद गल होनी है। वो कहते फिर जनाब वो वहाँ जो मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उनकी समात के लिए जो वहाँ तय हुआ, मैंने कहा जनाब 5 रुकनी बेंच था तो 7 रुकनी बेंच बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और मैंने ये कहा कि जनाब ये तासर ख़त्म होना चाहिए पिक एंड चूज़ वाला, जैसा कि बंदयाल साहब के दौर में होता था और साकम निसार साहब के दौर में होता था और मैं हर बेंच में होता था। तो ये तासर ख़त्म होना चाहिए और सीनियर जज जो है ना उन पे मुश्तमिल बेंच बनना चाहिए। और चीफ साहब से मैंने कहा कि जनाब आप जो जजों की दस्तयाबी है उस बारे में बात कर लें और फिर दोबारा कमेटी में मामला देख लेंगे। और फिर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला रेफरेंस है वो उन्होंने कहा जनाब 9 रुकनी बेंच है, वो भी उसमें पिक एंड चूज़ की गई है। और जो तय हुआ था कमेटी में कि जनाब सीनियर जजों को बिठाया जाएगा, तो वो किधर गया मामला, इस तरह की उन्होंने बात की। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जनाब कुछ केस जो हैं वो मेरे सामने रखे ही नहीं गए थे, तो वो भी लग गए हैं। और एक 3 रुकनी बेंच जो है उस पे भी उन्होंने एतराज़ कर दिया है। असल मसला जो है, जो उनका दिल में दर्द उठा है, वो उस बेंच की वजह से उठा है और उस केस की वजह से उनके दिल में जो है वो दर्द उठा है। बाकी तो हम ही बस खत लिख दिए। जनाब काजी साहब भी खत लिखते थे, मैं भी खत, काजी साहब तो उस वक्त खत लिखते थे जब ये वन मैन शो बना हुआ था। अब तो भाई जी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया हुआ है, कमेटी बन गई हुई है। अगर आप इत्तेफाक नहीं भी करते, उस कानून में लिखा हुआ है कि जो कमेटी है अक्सरियत राय के साथ फैसले करेगी। आपने जो भी राय दी है उन्होंने नहीं मानी दोनों ने,
फर्ज कर लें, नहीं मानी। अब कहते हैं जनाब मेरे वो दस्तखत ही नहीं हुए थे, मैंने जनाब कहा जो मीटिंग मिनट्स मुझे भिजवाएँ, तो मैं रजिस्ट्रार से राब्ता करता रहा, रजिस्ट्रार जो है वो कहती है जनाब फाइल जो है वो काज़ी साहब के पास गई हुई है, और फिर मैंने 6:30 बजे रात को पता किया, तो जनाब वो कहता है रजिस्ट्रार साहबा जो हैं वो तो घर जा चुकी हैं, जुमे वाले दिन की बात कर रहे हैं, और फिर वो जो है वेबसाइट पे जारी कर दिए गए, वो वेबसाइट पे जारी कर भी दिए गए हैं। वो 2 बंदों का फैसला है, चलो ये कर लें आप, ये कर लें, आपकी बात नहीं मानी उन्होंने, जो आपने कहा, उन्होंने नहीं माना। वो कहते हैं अब 7 रुकनी का फैसला हुआ था, 6 रुकनी बेंच बना दिया इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स वाला, और फिर जवाद ख़ाजा साहब ने उस पे एतराज़ कर दिया है। तारक साहब ना बैठे, जनाब सरदार तारक साहब, और ये देखे बगैर कि उनका नोट क्या था, वो उन्होंने कब अलग किया था? उन्होंने तो अलग किया ही नहीं था अपने आप को, उन्होंने तो कुछ और एतराज़ किया था। बहरहाल अच्छा, अब वो जो कहना इनकी तकलीफ़ क्या हुई है? तकलीफ़ ये हुई है कि मियाँ दाऊद साहब ने वो जो एक 3 रुकनी बेंच है, मुज़ाहिर अली एक और नकवी साहब वाला जो बेंच है, उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज किया हुआ है, उनमें मुज़ाहिर अली नकवी साहब की भी दरखास्तें भी लगी हुई हैं, और बेंच कौन-सा है? अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में वो बेंच है। इनको तकलीफ़ है कि अमीनुद्दीन खान क्यों उस बेंच में बैठा हो? वो तो हमारे बंदों का मुनीब अख्तर का होना चाहिए था। यही है ना, और क्या तकलीफ़ है? और फिर उसमें जमाल खान मंदोकेल साहब हैं, और फिर मुसर्रत हलाली साहब हैं, 3 रुकनी बेंच है। अब उसमें मियाँ दाऊद ने एक दरखास्त दी हुई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एजाज अली हसन साहब जो हैं, वो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का जो केस है, जो उनके खिलाफ शिकायत है, वो ना सुने। उसकी उन्होंने दलील दी है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो गुलाम महमूद डोगर वाला केस था, जिसमें सुओ मोटो लिया था इन्होंने, और जो ऑडियो जो आई थी मंजर-ए-आम पे टेलीफ़ोन वाली, जो ज़ुबैरी साहब जो थे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, और परवेज़ इलाही की, जनाब आप उनके मुज़ाहिर नकवी के बेंच में लगा लें। ये उस बेंच में शामिल थे मुज़ाहिर नकवी के साथ। वो कहते हैं जनाब ये तो इनका, और फिर जो ऑडियो वाला मामला है उसमें एजाज अली हसन वगैरह सारे लोगों को चक्कर-चुक्कर जो है, वो कहते हैं जनाब ये तो इनका जो मफादात का टकराव है। तो एजाज अली हसन साहब को बैठे हुए हैं उसमें। ये उनकी दरखास्त है। वो दरखास्त भी जो 3 रुकनी बेंच है, जो मुज़ाहिर अली नकवी की दरखास्तों की सुनवाई कर रहा है कि एजाज अली हसन साहब ना बैठे, वो मियाँ दाऊद की दरखास्त भी उस बेंच में लग गई। इनको असल तकलीफ ये है कि जनाब मेरे खिलाफ दरखास्त जो है वो क्यों लग गई, वो मुझे बताया नहीं गया। अक्सरियत ने फैसला कर लिया, चलो ऐसा कर लें। अच्छा, अब एजाज अली हसन साहब को बड़ा ये ख्याल आ रहा है कि पिक एंड चूज नहीं होने चाहिए, ये तासर खत्म होना चाहिए। ये तासर कायम किसने किया? आप लोगों ने किया है, जिनको हम ख्याल जजेस कहते थे। आप तो उठते ही नहीं थे। अब ये जो साहब है ना, ये 135 सियासी मुकदमात की समाअत हुई है बुंदियाल साहब के दौर तक, जब से ये आए हैं। एक अखबार की रिपोर्ट की बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये भाई साहब 63 मुकदमात की समाअत में शामिल थे, बेंचों में शामिल थे। पनामा भी उसमें था, और फिर जो ताहियात नहली वाला केस, और फिर इन्होंने जो जो भी मुकदमात थे सियासी केस 135, उनमें से 63 बेंचों में ये शामिल रहे, और फिर साकब निसार के दौर में 60 जो मुकदमात थे उनमें साकब साहब 33 बेंचों में शामिल थे, और एजाज अली हसन साहब 30 बेंचों में शामिल थे, सियासी जो मुकदमात थे। ये आपका हाल है, दूसरों पे आप उंगली उठा रहे हैं। अच्छा, मैं ना भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो कश्मीर जम्मू व रियासत जम्मू व कश्मीर के हवाले से जो फैसला आया है, उस पे भी बात करना चाह रहा था। उस फैसले में जो भारतीय आइन का बुनियादी ढांचा है, उसको उड़ा के रख दिया गया। बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुल्लम-खुल्ला खिलाफ वर्जी, यूएन की करारदादों की खुल्ला-खुल्ला खिलाफ वर्जी, रियासती माहदों का बेड़ा गर्क, और खित्ते का अमन जो है वो खतरे में डाल दिया गया है। वो पता है उनके जो वज़ीर दाखिला हैं अहमद शाह, उन्होंने क्या फरमाया है? उन्होंने कहा जनाब ये जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है ना, ये भी हमारा है, और हम इस कश्मीर के लिए 24 नशिस्तें जो हैं वो मुख्तस कर रहे हैं पाकिस्तानी कश्मीर के लिए। इसके बाद फिर आगे क्या, कहाँ तक बात जाएगी? बहरहाल कल इस पे मैं तफसील के साथ बात करूंगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।